हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द डिज़ाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। तो देखिए, डबली रेनफोर्स्ड बीम का एनालिसिस किस तरह से करना है ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले सीख लिया है, लेकिन जब कभी क्वेश्चंस आते हैं तो हमें स्टेप्स पता होनी चाहिए दैट व्हाट आर द फॉर्मूले और व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो। तो अभी फ़िलहाल मैं वही सारी स्टेप्स को यहाँ पर समराइज़ करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो भी कुछ हमने सीखा था पिछले सेशन में उसको फाइनली अप्लाई कैसे करना होगा आपको इन द क्वेश्चन भी करके देखेंगे। बट सबसे पहले यहाँ पर बात को समझिए कि हम डबली रिइंफोर्स्ड जो सेक्शन देते हैं, डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन काफ़ी नहीं था टू कैरी द बेंडिंग मोमेंट दैट इज एक्टिंग ऑन द सेक्शन। सो इसका मतलब मुझे यहाँ पर सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि जो भी पार्टिकुलर बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है क्या वो मेरा सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन उठा सकता है या नहीं। अगर जवाब है हाँ उठा सकता है वाइल बीइंग अंडर रिइंफोर्स्ड तो आप सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन ही दे देंगे। लेकिन अगर सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन काफ़ी नहीं है तो आपको फिर वहाँ पर डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन देना पड़ता है फॉर द एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट दैट इज एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये चेक करोगे, चेक क्या लगाएंगे कि जो भी पर्टिकुलर यहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है ऑन द पर्टिकुलर सेक्शन, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, ये MU लिमिटिंग से ज़्यादा है कि नहीं। ठीक है, अगर ज़्यादा है तो आप वहाँ पर क्या प्रोवाइड करोगे, डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन प्रोवाइड करोगे। लेकिन अगर लेट अस सपोज MU की वैल्यू MU लिमिटिंग से कम है, इसका मतलब क्या है कि भैया आपका सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन ही काफ़ी है ना, तो सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन ही वहाँ पर आप प्रोवाइड कर देते हो। तो देखिए, अगर आपका कोई कन्वेंशनल क्वेश्चन है तो आप ये चेक करोगे पहले, है ना। एंड अब क्योंकि हमारा अभी यहाँ पर ये मैं मान रहा हूँ कि ये वाला केस अभी फिलहाल बन रहा है दैट द अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द सेक्शन इज मोर देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द बेंडिंग मोमेंट। तो सबसे पहले अब यहाँ पर आप क्या चेक करोगे दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ स्टील फॉर द बैलेंस्ड सेक्शन। सो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ, कैलकुलेट करेंगे हम लोग क्या, एरिया ऑफ स्टील लिमिटिंग वैल्यू, है ना। तो एरिया ऑफ स्टील की जो लिमिटिंग वैल्यू है फॉर द बैलेंस्ड सेक्शन, ये कैसे निकालते हैं ये हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं। सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। आप कंप्रेशन फोर्स और टेंसाइल फोर्स को इक्वेट करते थे, तो यहाँ से आप लोगों को परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला मिलता था दैट वाज इक्वल्स टू बी 41.4 इंटू FCK बाय FY इंटू XU मैक्स बाय D। अब XU मैक्स की वैल्यू जो होती थी वो होती थी आपकी 0.53D या फिर 0.48D या फिर 0.46D डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ द स्टील। लेकिन देखिए, ये जो पर्टिकुलर आपने हाथ से परसेंटेज ऑफ स्टील निकाला, इससे आपको मिल जाएगा AST1। अब जहाँ मैं AST1 बोल रहा हूँ इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, ये जो पर्टिकुलर डायग्राम थे ये डायग्राम मैंने आपको बनाकर दिखाए थे ड्यूरिंग द एनालिसिस। तो थोड़ा सा भी आप यहाँ से रिलेट कर पाओगे कि देखिए सिंगली रिइंफोर्स्ड जो सेक्शन था बैलेंस्ड वाला, ठीक है, सिंगली रिइंफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन था, उसमें कितना एरिया ऑफ स्टील था उसको हमने बोला था एज AST1। तो यहाँ से जो आपको इस फॉर्मूले से एरिया ऑफ स्टील मिलेगा दैट विल बी AST1। ठीक है, अब किसी को ये तो प्रॉब्लम नहीं है AST1 कैसे निकालोगे, तो भाई PT लिमिटिंग इंटू B इंटू D निकाल दोगे। ठीक है, सो ये फॉर्मूला यहाँ से आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो, एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू मिल जाएगी लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, अब आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे कि भैया आपको व्हाट इज द एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट दैट इज टू बी कैलकुलेटेड, सॉरी दैट इज टू बी कैरीड आउट, एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट टू बी कैरीड आउट। क्योंकि जो एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट है उसी के लिए आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, यहाँ पर कंप्रेशन स्टील प्रोवाइड कर रहे हो या फिर एक्स्ट्रा टेंसाइल स्टील प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। तो ये आप कैलकुलेट करोगे क्या, इसको लिख देता हूँ MU2 दैट विल बी इक्वल्स टू बी MU दैट इज एक्टिंग ऑन द बीम माइनस MU लिमिटिंग, क्योंकि MU लिमिटिंग कैरी करने के लिए तो आपने ये AST1 पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर MU2 है ना, ये कैरी करेगा कौन, दिस MU2 विल बी कैरीड बाय द स्टील इन द कंप्रेशन
और दैट विल बी कैरीड आउट बाय द एक्स्ट्रा टेंसाइल रेनफोर्समेंट। सो यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा टेंसाइल रेनफोर्समेंट की बात करें तो उसका एरिया क्या है, AST2, ये दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ स्टील इन द टेंसाइल जोन, जो कि आपने एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा है एज कंपेयर टू द बैलेंस सेक्शन, ठीक है ना। तो AST2, लेकिन भैया ये तो एरिया है, इनटू स्ट्रेस करना पड़ेगा, है ना। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 0.87 FY, है ना। यहाँ पर मैं टेंशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन लीवर आर्म की बात करें तो लीवर आर्म क्या हो जाएगा, D माइनस D डैश। इन द सेम वे देखो, ये तो आपने मोमेंट निकाला फॉर द टेंशन, इन द सेम वे कंप्रेशन के लिए भी यहाँ पर सेकेंड वाले डायग्राम में इस जो कंप्रेशन वाला टेंसाइल स्टील, कंप्रेशन वाला स्टील है, उसके कारण आप अगेन यहाँ पर क्या निकाल लो, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। सो दैट विल बी ASC, दैट इज द एरिया, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस कितना होगा, दैट विल बी FSC माइनस FCC, है ना। FSC और FCC में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एंड द लीवर आर्म विल बी D माइनस D डैश, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, AST2 की वैल्यू निकाल सकते हो। AST2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, दैट विल बी MU2 डिवाइडेड बाय 0.87 FY D माइनस D डैश, ठीक है। अब जहां आपको AST2 मिल गया, इससे आप फाइनली क्या कैलकुलेट कर लोगे, दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ स्टील इन द टेंशन जोन, दैट विल बी द समीशन ऑफ AST1 प्लस AST2, ठीक है। इसी के अलावा साथ साथ में आप क्या कैलकुलेट कर लोगे कि भाई व्हाट इज द एरिया ऑफ स्टील इन द कंप्रेशन, तो ASC की वैल्यू भी निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, दैट विल बी MU2 डिवाइडेड बाय FSC माइनस FCC इंटू D माइनस D डैश, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना ASC भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसी के अलावा चाहो तो आप कंप्रेशन और टेंशन जो फोर्सेज है आप उनको भी इक्वेट करके यहाँ से ASC की वैल्यू निकाल सकते, कैसे, तो अगर यहाँ पर मैं कंप्रेशन की बात कर लूँ तो कंप्रेसिव फोर्स कितना आ जाएगा, FSC माइनस FCC इंटू एरिया ऑफ द स्टील, देखो स्ट्रेस इंटू एरिया कर रहा है, तो फोर्स मिल गया मेरे को कंप्रेशन वाला। इन द सेम वे एडिशनल टेंशन की बात कर ले तो वो कितना हो जाएगा, 0.87 FY इंटू AST2। तो यहाँ से भी आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, ASC की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो AST2 का फॉर्मूला तो ये बन गया। अब इसके बाद आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप राइट हैंड साइड में जाओ या फिर ये डाउनवर्ड में जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसकी तरफ चले जाओ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए मुझे ऑलरेडी सब कुछ मिल चुका है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि FSC की वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। वो कैलकुलेट करोगे किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेन, और स्ट्रेन एट the compression level in the steel will be equals to be 0.0035 into 1 minus d dash upon XU max। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि कैसे आता है, ठीक है। यहाँ से अगर मेरे को स्ट्रेन की वैल्यू मिल गई तो आप स्ट्रेस की वैल्यू इन द स्टील भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो जहाँ आपको स्ट्रेस इन द स्टील इन द कंप्रेशन जोन मिल जाएगा, फिर आप उसको वैल्यू पुट करके यहाँ से डायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर सकते हो, दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर एरिया ऑफ स्टील। और एरिया ऑफ स्टील अगर आपको पता है तो उसके हिसाब से आप एक पर्टिकुलर साइज ऑफ बार लेते हुए नंबर ऑफ बार्स भी बता सकते हो, ठीक है। तो इन फॉर्मूलेज में जो यहाँ पर दिक्कत आएगी, इस फॉर्मूले की बात कर लो, ठीक है, ये फॉर्मूले की बात कर लो या इवन ये फॉर्मूले की बात कर लो। इस फॉर्मूले में जो आपको ज़रूरत पड़ रही थी स्ट्रेस इन द स्टील एट द कंप्रेशन लेवल, उसको कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू निकाल सकते हो, और स्ट्रेन की वैल्यू से फिर आप जो भी टेबल या करो अगर आपको दिया हुआ है अपने क्वेश्चन में, तो उसके हिसाब से आप स्ट्रेस इन द स्टील भी निकाल सकते हो। खैर इसको यहाँ पर अभी भी अगर 100% क्लियर ना हुआ हो तो उसके लिए एग्जाम्पल करके देखते हैं, ताकि एग्जैक्टली किस तरह की कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, क्या स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है, थोड़ी और यहाँ पर से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप MU2 की वैल्यू लेते हुए फोर्थ स्टेप क्या थी, आप कैलकुलेट कर रहे थे AST2, एंड फिफ्थ स्टेप क्या थी, आप FSC की वैल्यू निकालोगे, और सिक्स्थ स्टेप क्या थी, आप ASC की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टेप्स में क्या कैलकुलेट करते हैं वो मैंने लिख कर दे दिया, 4, 5, 6 स्टेप्स यहाँ पर इकट्ठी समझा दी थी। चलिए अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में भी समझते हैं, है ना। यहाँ पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग बन सकते हैं, तो अभी फ़िलहाल जो क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन ही बोल सकते हो आप लोग, बोलता है कि एक डबली रेनफोर्स्ड बीम है जिसको आपको यहाँ पर डिज़ाइन करना है ना।
डिज़ाइन करना है? नहीं सर, ऑलरेडी इसमें एरिया ऑफ स्टील और कंक्रीट जो भी हमारा सेक्शंस है ये सब तो दिए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो भी कुछ यहाँ पर गिवन है वो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए मेरे को बी की वैल्यू दी गई है, फिर मेरे को डी की वैल्यू दे दी गई है। 2 बार है यहाँ पर, ये बार्स होंगे ना कि बास होगा, ठीक है। चलिए 2 बार दे दिए है 12 mm के एज द कंप्रेशन स्टील। तो यहाँ से मैं ASC की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ स्टील इन द कंप्रेशन। क्या दिया है, 2 बार दिए हैं किसके, 12 mm के। तो दिस विल बी द एरिया, है ना, 2 इंटू पाई बाय 4 बाय इंटू 12 स्क्वायर। ये तो हो गया एक बार का एरिया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करा है क्योंकि 2 बार दिए गए थे। तो इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से ASC की वैल्यू आ जाएगी अराउंड 226 mm स्क्वायर, ठीक है। ये ASC की वैल्यू आ गई। इसी के अलावा यहाँ पर फिर आगे बोलता है 4 बार दिए थे किसके, 4 बार दिए थे 25 mm के इन द टेंसाइल जोन। तो चलिए ये भी पता है, तो यहाँ से AST की वैल्यू भी निकल जाएगी। कितने दिए हैं, 4 बार्स दिए हैं, कितने डायामीटर के, 25 mm डायामीटर के, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी अराउंड 1963.6 mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये AST2 की वैल्यू, AST की वैल्यू है, AST1 प्लस AST2 दोनों के समेशन की वैल्यू है। फिर आगे बोलता है दैट दीज रिइंफोर्समेंट्स आर प्रोवाइडेड विद एन इफेक्टिव कवर ऑफ 40 mm। 40 mm का यहाँ पर आपने कवर दिया है। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर D की वैल्यू निकालूंगा तो स्मॉल d की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी कैपिटल D माइनस कवर, ठीक है, माइनस कवर। कैपिटल D की वैल्यू दे दी गई है 500 माइनस कवर इज 40, तो ये वैल्यू आ जाएगी 460 mm। तो स्मॉल d की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है। इन द सेम वे D डैश की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे दी गई है। टॉप से जो कवर का यहाँ पर वैल्यू है वो कितनी है, 40 mm, ठीक है, दोनों सेम ही होगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, D डैश बाय स्मॉल d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 डिवाइडेड बाय 460, ठीक है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी कमिंग अप एज इक्वल्स टू बी अराउंड 0.087। अब ये क्यों निकाला, ये इसलिए निकाला क्योंकि हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये टेबल भी दिया हुआ है। ये टेबल क्या है, तो देखो D डैश बाय D ये दिख रहा है, और FE 415 के लिए और FE 500 के लिए ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस, है ना। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ दैट, क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट FSC फॉर स्मॉल d डैश अपॉन d इज इक्वल्स टू बी 0.087। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखिए 0.087 बोल रहा है, 0.087 इन दोनों के बीच में आएगा। यहाँ 354 है, यहाँ पर 0.353 है। तो मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो इसमें इसको 353 ही ले लेता हूँ न्यूटन पर mm स्क्वायर में स्ट्रेस की वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए ये बात तो क्लियर है कि यहाँ से मेरे को D डैश बाय D की वैल्यू से मेरे को FSC की वैल्यू मिल गई है, लेकिन मुझे अब यहाँ पर XU की वैल्यू भी चाहिए, है ना। तो XU की वैल्यू निकालने के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पर कंप्रेशन और टेंशन को इक्वेट कर देता हूँ। सो कंप्रेशन इज इक्वल्स टू बी टेंशन होना चाहिए, ये मैं ऑलरेडी जानता हूँ। तो कंप्रेशन मेरे को पता है, पहला तो कंक्रीट की वजह से आता है, दैट इज 0.36। एफ के इज 20 कहाँ से आया, तो भैया M20 दे दिया गया था क्वेश्चन में, ठीक है। इनटू बी की वैल्यू पता है 300 है, 300 कहाँ से पता है, ये दिख रही, ठीक है, इनटू XU, ठीक है, इनटू XU। ये हो गया हमारा ड्यू टू द कॉन्क्रीट, ठीक है। इसी के अलावा अगर बात कर ले ड्यू टू द स्टील, तो FSC की वैल्यू कितनी है, दैट इज 353 इनटू एरिया ऑफ स्टील इन द कंप्रेशन इज 226। देखो ये रहा 226 और ये रहा 353, ठीक है, इज इक्वल्स टू भी किसके बराबर आना चाहिए, टेंशन के बराबर आना चाहिए। और टेंशन कितनी होती है, स्ट्रेस की वैल्यू होती है 0.87 FY की वैल्यू है 415, और एरिया ऑफ स्टील इन द टेंशन कितना है, दैट इज 1963.6, ठीक है, 1963.6 ये निकाला था। और बाकी टेंशन में आप लोग यहाँ पर 0.87 FY ही लेते हो, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो इस इक्वेशन में जरा चेक करोगे तो इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है, दैट इज XU। इजीली आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू बी अराउंड 291 mm। सर XU की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अब ये भी चेक कर लो कि हमारा जो गिवन सेक्शन है वो अंडर रिइंफोर्स्ड है कि नहीं।
तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो XU मैक्स की वैल्यू। फॉर FE415 ये वैल्यू होती है 0.48 टाइम्स ऑफ D, मतलब 0.48 टाइम्स ऑफ 460 होना चाहिए, है ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू बी अराउंड 220.8। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो XU की वैल्यू है दैट इज मोर देन XU मैक्स, है ना। अगर ऐसा है इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, दैट आवर गिवन सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, आवर सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स्ड। तो अब मैं यहाँ पर फाइनली कैलकुलेट कर लेता हूँ दैट व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ फ्रॉम द कंप्रेशन। तो 0.36 FC के इंटू बी इंटू XU इज द कंप्रेसिव फोर्स, और इसके लिए लीवर आर्म कितना होता है, दैट इज D माइनस 0.42 XU। और इसी के अलावा अगर मैं कंप्रेशन जोन में जो हमारा स्टील है उसकी वजह से कैलकुलेट कर लूँ तो FSC इंटू एरिया ऑफ स्टील इज द फोर्स, और लीवर आर्म कितना होता है D माइनस D डैश। सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो 0.36 इंटू FCK इज 20, B इज 300, XU की वैल्यू हम यहाँ पर ले लेंगे मैक्सिमम परमिटेड वैल्यू, जो कि हमने बैलेंस सेक्शन के लिए होती है, दैट इज योर XU लिमिटिंग। तो XU लिमिटिंग या फिर XU मैक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज 220.8, ठीक है ये। और बाकी D माइनस 0.42, D की वैल्यू मेरे पास है 460 माइनस 0.42 इंटू XU इज अगेन 220.8 प्लस 353 दैट इज FSC, ये मेरे को ऑलरेडी पता है, इंटू 226 इज द एरिया ऑफ स्टील इन द कंप्रेशन, एंड D की वैल्यू 460 है, D डैश की वैल्यू मेरे पास 40 है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, है ना। अब इंटू 10⁻6 यहाँ पर अलग कर लीजिएगा। तो पहले इंटू 10⁻6 अलग कर लेता हूँ, बिकॉज वैल्यू जो आएगी वो न्यूटन mm में आएगी, मुझे किलो न्यूटन मीटर में लिखना है। पहली टर्म से वैल्यू आ जाएगी 175.15, और जो दूसरी टर्म से वैल्यू आएगी दैट विल बी अराउंड 33.507। दोनों को ऐड करके फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू बी अराउंड 208.66, है ना। इंटू 10⁻6 को हटा देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ किलो न्यूटन मीटर में, ठीक है। तो ये आ गया अपना पास यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो कैलकुलेट करना तो खैर बहुत आसान था, फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया है ना। लेकिन देखिए जब एग्जैक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करना है तो क्वेश्चन में जो स्टेप्स है वो थोड़ी सी कुछ ज़्यादा हो गई है ना। तो ये स्टेप्स का जो सीक्वेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन में यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी फिलहाल सॉल्व किया है, अभी फिलहाल चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा ग्रो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको रेनफोर्समेंट निकालना है। इसके पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें रेनफोर्समेंट वगैरह दे दिया था, आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था। इसमें आपको रेनफोर्समेंट निकालना है एक डबली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन के लिए, जिसमें वहाँ पर आपको विड्थ ऑफ बीम दे दिया है, डेप्थ ऑफ बीम दे दिया है, कवर दे दिया है, वर्किंग लोड कंडीशन का बेंडिंग मोमेंट दे दिया है, M20 और 415 का आपको स्टील यहाँ पर यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, ये है आपका वर्किंग लोड का बेंडिंग मोमेंट। आपको कैलकुलेट कर लेना चाहिए अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट या फिर फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। अब फैक्टर यहाँ पर यूज़ करते हो दैट इज 1.5 फॉर द डेड लोड एज वेल एज फॉर द लाइव लोड। तो 1.5 इंटू अभी फिलहाल वर्किंग लोड के हिसाब से यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, दैट इज 160। सो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू बी 240 किलो न्यूटन मीटर। ये लोड के लिए आपको डिजाइनिंग करनी चाहिए। लेकिन देखिए ये तो आ गया आपका MU। अब जरा एक बार चेक कर रो MU लिमिटिंग फॉर द बैलेंस्ड सिंगली रेनफोर्स सेक्शन कितना आएगा। 415 के लिए आपको फॉर्मूला पता है, MU लिमिटिंग का वैल्यू क्या आती है, दैट इज 0.138 इंटू FCK इंटू BD स्क्वायर, है ना। तो 415 के लिए फॉर्मूला 415 FE415 के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, है ना, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया भी हुआ था। सो 0.138 इंटू FCK इज 20 इंटू B की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है एज 250 एंड D की वैल्यू मेरे को दे दी गई है एज 500, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू बी 172.5 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm, है ना। ये कुछ और नहीं बल्कि 172.5 किलो न्यूटन मीटर है।
ऑब्वियसली बात है एम यू लिमिटिंग से हमारा जो एम यू है वो ज़्यादा है। इसका मतलब कि मैं यहाँ पर आप कैसा जो सेक्शन है वो कैसा दे दूंगा, डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन प्रोवाइड कर दूंगा। ये चीज़ यहाँ से आपने पहले चेक कर ली है। अब जो यहाँ पर एक्स यू मैक्स की वैल्यू आएगी फॉर द बैलेंस सेक्शन वो कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 0.48 टाइम्स ऑफ डी। ठीक है ना, सो दैट विल बी इक्वल्स टू बी 0.48 टाइम्स ऑफ 500। ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 240 mm। ठीक है, अब बात ध्यान से सुनिए, आप सबसे पहले तो सिंगली रिइंफोर्स्ड के हिसाब से कितना आपको टेंसाइल रिइंफोर्समेंट देना होता है ये कैलकुलेट करते हो। मतलब आप कैलकुलेट करते हो पीटी लिमिटिंग की वैल्यू, मतलब परसेंटेज ऑफ स्टील लिमिटिंग वैल्यू निकालते हो उसके, एंड दैट इज इक्वल्स टू बी 41.4 इंटू एफ सी के डिवाइडेड बाय एफ वाई इंटू एक्स यू मैक्स डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, तो इससे हम लोग पहले यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं पीटी लिमिटिंग, और एरिया ऑफ स्टील मिल जाएगा आपको, AST1 बोल सकते हो आप उसको, है ना। तो एफ सी के की वैल्यू मेरे पास 20 है, एफ वाई की वैल्यू है मेरे पास 415, और एक्स यू मैक्स बाय डी की वैल्यू मेरे पास है 0.48। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू बी अराउंड 0.96%। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ AST1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 0.96%, मतलब 0.96 डिवाइडेड बाय 100 इंटू बी की वैल्यू है 250, डी की वैल्यू है मेरे पास 500, सो दिस विल बी अराउंड 1200 mm²। ठीक है, यहाँ से AST1 आ गया, लेकिन देखिए ये टोटल एरिया ऑफ स्टील इन द टेंसाइल जोन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको AST2 भी निकालना है। ठीक है ना, अब AST2 निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भैया हमारा स्ट्रेस इन द स्टील इन द कंप्रेशन जोन कितना है ना। FSC निकालना चाहिए पहले आपको। तो FSC निकालने के लिए आप यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर लो दैट व्हाट विल बी द स्ट्रेन इन द स्टील एट द कंप्रेशन जोन। ठीक है, तो स्ट्रेन इन द स्टील एट द कंप्रेशन जोन के लिए आप लोग ये मानते हो कि अगर यहाँ है आपका कंप्रेशन वाला स्टील एट अ डिस्टेंस ऑफ D' और कंक्रीट में मैक्सिमम जो स्ट्रेन होता है वो कितना होता है 0.0035, तो आपको यहाँ निकालना है ना। तो दिस इज द स्ट्रेन इन द कंक्रीट एट दिस कंप्रेशन लेवल, और ये हम लोग इक्वल मानते हैं कंक्रीट और स्टील में। सो इससे हमें फॉर्मूला जो मिला था वो क्या था, दैट वाज 0.0035 इंटू 1 माइनस D' अपॉन XU। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.0035 इंटू 1 माइनस D' की वैल्यू मेरे पास 50 और ये है 240। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू बी 0.00277। बट सर देखिए ये तो है स्ट्रेन और स्ट्रेस ऑब्वियसली बात है रिलेटेड होते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मेरे को एक टेबल दे दिया है। 0.00277 के लिए अगर चेक करो तो देखो 351.8 होता है 276 के लिए, थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा सर, 351.8 से थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, तो इसको मैं मान लेता हूँ 352 फॉर 0.0277, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ दैट स्ट्रेस इन द स्टील फॉर strain equals to be 0.00277 from the table will be कितना मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 352। ठीक है, न्यूटन पर mm² में। ठीक है, ये स्ट्रेस इसलिए निकाला क्योंकि भैया मुझे AST2 भी चाहिए, है ना। AST2 चाहिए या फिर आप ये बोल सकते हो मेरे को ASC भी चाहिए, है ना, दोनों चाहिए। तो पहले चलिए मैं AST2 निकलवा लेता हूँ। AST2 देखो, एरिया ऑफ स्टील जो सेकंड आप यहाँ पर टेंसाइल रेनफोर्समेंट दे रहे हो किसके लिए दे रहे हो, फॉर द एक्सेस बेंडिंग मोमेंट, और एक्सेस बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा MU माइनस MU लिमिटिंग, हाँ या ना। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 0.87 FY इंटू लीवर आर्म दैट इज D माइनस D'। अच्छा, MU की वैल्यू कितनी थी, दैट वाज 240, ये जो एक्ट कर रहा था, जबकि MU लिमिटिंग की बात करें तो 172.5 किलो न्यूटन मीटर में था, तो इसको न्यूटन MM में लिख देता हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.87 FY की वैल्यू है मेरे पास 415। ठीक है, और D की वैल्यू 500 माइनस D' 50।
इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 416 mm²। इसका मतलब क्या है कि टोटल एरिया ऑफ स्टील इन द टेंसाइल जोन, ये इन दोनों का समीशन होता है। आपने ये दोनों ही निकाल लिए हैं। पहली वैल्यू आई थी 1200 और दूसरी वैल्यू आ रही है 416, मतलब ये हो जाएगा टोटल 1616 mm² का आपको एरिया ऑफ स्टील इन द टेंसाइल जोन देना है। ठीक है, तो इसके लिए काम करता हूं, मुझे पता है 25 mm² का एक डाया, 25 mm का एक जो बार होता है उसका एरिया होता है कितना उसका एरिया होता है इक्वल्स टू बी 491, अराउंड 490 mm² होता है। तो 490 mm² होता है एक का, तो यहाँ पर अगर मैं 4 दे दूंगा तो काम बन जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोवाइड 4 बार्स ऑफ 25 mm। ठीक है, इसका मतलब टोटल EST2 जो गिवन है वो कितना हो जाएगा, π/4 इंटू 25², ये एक बार का एरिया हो गया, इंटू 4। ठीक है, सो ये कैलकुलेट कर लेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू बी अराउंड 1964 mm²। ठीक है, तो ये हो गया अपना टेंसाइल जोन के स्टील के बारे में। अब मुझे एरिया ऑफ स्टील इन द कंप्रेशन भी निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे भैया, मुझे कंप्रेशन और टेंशन दोनों इक्वेट किए जा सकते हैं, है ना। कौन से दोनों, वापस से सुनो। फॉर ASC मैं क्या कैलकुलेशन कर रहा हूं, सुनो। मैंने बोला कंप्रेशन और टेंशन इक्वेट करूंगा, लेकिन कौन से, सेकंड डायग्राम वाले। ठीक है, सेकंड डायग्राम वाला मतलब एक्स्ट्रा जो आपने टेंसाइल रेनफोर्समेंट दिया और जो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट दिया, उन दोनों के मोमेंट्स को, उन दोनों के फोर्सेस को इक्वेट करना, मोमेंट्स नहीं, है ना। तो अगर यहाँ पर फोर्सेस को इक्वेट करता हूँ तो ASC का फॉर्मूला मिलता है क्या, 0.87 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील 2। ये होता था टेंसाइल फोर्स ड्यू टू द एक्स्ट्रा टेंसाइल रेनफोर्समेंट और स्ट्रेस इन द कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, ये हो गया। सो 0.87 FY की वैल्यू 415 और AST2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली 416, ये रही। ठीक है, डिवाइडेड बाय FSC की वैल्यू मैंने लिखी थी यहाँ पर 352 फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबल। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 427 mm² आ जाता है। अब 427 mm² के लिए अब क्या करोगे आप, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 12 mm का आप बार यहाँ पर यूज कर लेते हो। सो टेक 12 mm बार, 12 mm बार, नंबर ऑफ बार निकालना है ना। तो π/4 इंटू 12², दिस इज द एरिया ऑफ 112 mm बार, है ना। नंबर ऑफ बार्स निकालने हैं और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 427 टोटल एरिया आपने ले लिया। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आपकी 3 पॉइंट समथिंग, मतलब आप इतना तो दे नहीं सकते, आप क्या दे दोगे, 4 बार प्रोवाइड कर दोगे। 4 बार्स के हिसाब से आप ASC निकालोगे तो क्या आ जाएगा, π/4 इंटू 12², एरिया ऑफ 1 बार इंटू 4, है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू बी 452 mm²। ठीक है, मतलब आपने 427 से तो ज़्यादा ही यहाँ पर स्टील दे दिया है। सो क्लियर है यहाँ से, है ना। अब फाइनली अगर मेरे को आपको पूछ लेते हैं आपकी, नहीं सर डायग्राम बनाकर बता दो, रेनफोर्समेंट कैसा कैसा दिया आपने, तो देखो यहाँ पर नीचे आपने दिए हैं 4 बार, 4 बार्स मतलब 1 2 3 और 4, ऊपर भी दिया आपने 4 बार। ठीक है, एंड ये जो पर्टिकुलर 4 बार दिए हैं इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखता हूँ। ये जो पर्टिकुलर 4 बार दिए हैं आपने, इसकी साइज क्या है, 12 mm और 4 बार्स। ठीक है, इसके अलावा इनकी साइज क्या है, तो इनकी साइज है आपकी 25 mm, अगेन 4 बार्स। ठीक है, इसके अलावा जो कवर है वो कितना दिया है भैया, तो टोटल यहाँ पर जो D की वैल्यू वो है हमारे पास 500, टोटल D की वैल्यू क्या है, 500 इफेक्टिव है यहाँ तक का। ठीक है, तो बच गया, ये 50 mm है और ये भी 50 mm रहेगा, 50 mm अप टू द सेंटर। ठीक है, सो ये डिस्टेंस है आपके पास 50 mm।
क्लियर है? सो ये हो गया आपका डबली रेनफोर्स सेक्शन, जो आपको यहाँ पर रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। सो आई होप शायद यहाँ तक की बातें क्लियर है, और 2 क्वेश्चंस काफ़ी है, बिकॉज इस पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हमें देखने को। ठीक है, न्यूमेरिकल्स नहीं मिलते, बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स डबली रेनफोर्स पे कम मिलते हैं देखने को। अगर मिल भी गए तो भी मैंने आपको प्रैक्टिस तो करवा ही दी है। तो फिलहाल ये डबली रेनफोर्स सेक्शन वाला पार्ट मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले सेक्शन में, अगले सेशन में, जिसमें हम लोग फ्लेंज्ड बीम्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।